Welcome to my YouTube channel. I'm your accounts teacher and today I'm going to teach on the topic solvency ratios. तो ये हमारी सेकेंड रेशियोज है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है. तो सॉल्वेंसी रेशियोज होती क्या है? तो कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियोज विच शो अबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. राइट, तो पिछली जो हमने करी थी उसमें हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पता चलता है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज में हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है. तो ये हमें बताता है कि हमारी जो कंपनी है क्या वो इतनी कैपेबल है कि अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे आउट कर सके. ठीक है, तो ये हमें ना 4 रेशियोज बताती हैं. तो हमने ये 4 रेशियोज पढ़नी है. डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ओके, तो हम आज सबसे पहले जो रेशियो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डेट इक्विटी रेशियो. सो डेट इक्विटी रेशियो में है क्या? कहता है डेट इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड टू असेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज. तो डेट इक्विटी रेशियो से हमें यही पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है कि वो कैपेबल है कि जो हमने लाइक लोन्स लिए होते हैं बाहर आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कंपनी ने अपने डिबेंचर्स जो हैं वो लिए होती हैं, बॉन्ड्स लिए होते हैं. ठीक है, तो जो बाहर से उन्होंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ली होती है क्या वो उसको पे आउट कर सकती है. ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी है कंपनी में. ठीक है, तो ये कहता है ये जो रेशो है ये एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल इक्विटीज. वही एक्सटर्नल इक्विटीज, ठीक है, डेट इज एक्सटर्नल डेट and internal equities, that is shareholders funds of the enterprise. ठीक है, इसमें मतलब ये है कि कंपनी ने कितनी बोरिंग्स बाहर से ली हैं. ठीक है, एक तो शेयर होल्डर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी में. ठीक है, शेयर होल्डर्स के फंड के साथ साथ कंपनी ने बाहर से कितना बोरो किया हुआ है अपने फंड्स को. ठीक है, तो ये पता लगाता है डेट इक्विटी रेशियो में क्या हमारी कंपनी पेबल मतलब पे कर सकती है लायबिलिटीज को. राइट, तो जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है वो है डेट ओवर इक्विटी. इक्विटी में क्या आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स. ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सटर्नल इक्विटीज हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डेट्स हैं, ये दोनों ही क्या है लायबिलिटीज हैं. ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं. तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब कुछ इसमें जो है हम ऐड करते हैं. ठीक है, मतलब इसी के साथ हमने अपनी आगे रेशियोज जो है वो निकालनी है. राइट, तो उसके बाद मैं आपको ये जो डेट है फॉर्मूला है जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो, डेट ओवर इक्विटी, तो डेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे. तो डेट में, ठीक है, सबसे पहले डेट जो है वो कैसे निकलेगा. इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये दोनों चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस मतलब प्लस इसके साथ आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इसमें हम जैसे डिबेंचर्स, ठीक है, हमारे डिबेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है. ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स, या पब्लिक डिपॉजिट्स हैं हमारे. ये सब कुछ किस में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में. और जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, प्रोविजंस होते क्या हैं? प्रोविजंस जैसे कि हमारी कुछ लायबिलिटीज हैं तो हमने प्रोविजन उसका साथ साथ में बनाया जाता है कि शायद हमारी ये जो लायबिलिटी हो सकती है तो हमने उसके लिए एक प्रोविजन रेडी किया होता है. ठीक है, ताकि अगर हमारी अचानक कोई लायबिलिटी आ जाए या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है तो हम उस प्रोविजन जो हमने फंड रेडी किया हुआ है उसके लिए तो वहाँ से हम पैसा उसको दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने ये जो डेट पढ़ लिया, डेट में ये चीज़ें आएंगी. तो इक्विटी में क्या क्या आएगा? अब हम दूसरा पढ़ेंगे इक्विटी. इक्विटी में जो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो चीज़ें आएंगी. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड
सरप्लस। ठीक है, तो जो बेसिकली जो हमने ये डेट इक्विटी रेशो पढ़नी है, इसका जो बेसिक नॉर्म है, ठीक है, इसका नॉर्म क्या है, 2:1। ये बेसिक इसका नॉर्म है 2:1 तक, मतलब ये डबल होनी चाहिए। अगर हमारी जो डेट इक्विटी रेशो है वो हमें हाई, ठीक है, इससे ज़्यादा हाई होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी है वो ज़्यादा बाहर से जो उसने पैसा लिया है, बाहर की बोरिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है, रादर देन जो शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कई बार बाहर की जो हमने बाहर से पैसा लिया होता है उसमें रिस्क आ जाता है, कंपनी जो है कई बार पे नहीं कर पाती, ठीक है, उन लायबिलिटीज़ को, क्योंकि बाहर से हमने ज़्यादा पैसा लिया होता है, कंपनी के पास खुद का पैसा कम होता है, डेट इज़ वाई। ठीक है, तो अगर हमारा इस रेशो से कम आती है डेट इक्विटी रेशो, तो इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का खुद का पैसा यूज़ किया, जो इन्वेस्टर्स ने लगाया है, जो शेयर होल्डर्स ने लगाया हुआ है। ठीक है, और हमने बाहर से जो पैसा है, बाहर आउटसाइड से पैसा हमने कम लिया। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, एक तो हमारी सेफ्टी हो जाएगी, हमारा रिस्क कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा अपनी लायबिलिटीज़ नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस हमारी लायबिलिटीज़ होती भी हैं तो हम इसको ईजिली जो है पे आउट कर सकती है, राइट। तो ये 2:1 इसका जो नॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 1 इसका स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, हमने डेट इक्विटी रेशो निकालना है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपये का, तो 10,000 इंटू 10 हो गया 1 लाख। जनरल रिजर्व 45,000 दिया है। सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो 30,000 दिए है। आगे डिबेंचर्स 75,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। तो मैंने निकालना क्या, डेट इक्विटी रेशो, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, डेट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड्स हम ऐड करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं कि ये जो मैं ऊपर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया, इसमें डेट हमने कौन कौन सा लेना है। तो ये तो सारे शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस। तो मेरे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है वो है डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दो चीजें हैं जो मैंने डेट में ऐड करनी है। उसके बाद इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, मेरी शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख, जनरल रिजर्व 45,000 एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सारा जो है शेयर कैपिटल का पार्ट है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट कैसे निकालना है, डिबेंचर्स ऐड करनी है, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो मेरे डिबेंचर्स कितने हैं, ₹75,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मेरी कितनी है, दैट इज 25,000। तो 75,000 प्लस 25,000, ये मेरा बन गया ₹1 लाख। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेट का आंसर, दैट इज 1 लाख, मेरा डेट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इक्विटी। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगी इक्विटी। तो इक्विटी में ये चीज़ें आ जाएंगी, शेयर कैपिटल आ जाएगा 1 लाख, जनरल रिजर्व आ जाएगा 45,000 एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो मेरा आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा शेयर कैपिटल कितना है, दैट इज 1 लाख, ₹1 लाख प्लस ₹45,000 प्लस ₹30,000। तो यहाँ पे मेरा 1 लाख प्लस 45, 1,45,000 हो गया एंड 1,45,000 प्लस 30, ये मेरा बन गया 1,75,000। ठीक है, तो मेरा डेट भी निकल गया,
इक्विटी भी निकल गई, ये डेट हो, ये इक्विटी हो गई, ये डेट निकल गया। तो ये जो मेरे आंसर्स हैं तो मैं यहाँ पे इसको फिल आउट कर देती हूँ। 1 लाख ओवर 1,75,000। ओके, तो यहाँ पे ये जो कट हो जाएगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो जो मेरा आंसर है वो आएगा 0.57:1। ठीक है, ये मेरा आ गया डेट इक्विटी रेशो का आंसर। कितनी रेशो बनी? 0.57:1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कम आया ये। डेट इसका मतलब ये कि हमने ज़्यादा जो है अपना शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी थी वो यूज़ करी है, बाहर से पैसा हमने कम लिया है, कम हमारी लायबिलिटी है तो ज़्यादा पैसा हमने अपनी कंपनी का यूज़ करा। ठीक है, तो अगर हमारी लायबिलिटी होगी तो हम उसको ईजिली पे आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज टोटल एसेट्स। अब हमें इसमें क्या दिया है? टोटल एसेट्स दे दिए हैं जिसमें करंट एसेट्स, ठीक है, एंड नॉन करंट एसेट्स दोनों इन्वॉल्व है। 1,25,000 है वो। टोटल डेट्स हैं, डेट इज एक्सटर्नल डेट्स जो हमने बाहर से, ठीक है, जो हमारी नॉन करंट एबिलिटी है वो है 1 लाख। देन करंट लायबिलिटीज है 50,000। अब इसमें हमने निकालना है कि हमारी डेट कितने हैं, ठीक है, एक्चुअली में डेट कितने हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि जो हमारी करंट लायबिलिटीज होती वो भी डेट है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में ये वाली डेट्स में करंट और नॉन करंट दोनों इन्वॉल्व है। तो अगर मैं टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगी ना, तो मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी रह जाएगी। तो इसका मतलब वो मेरे एक्चुअल डेट्स हैं जो मैंने पे आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डेट निकालना है। डेट इज इक्वल टू, मैं टोटल डेट्स में से ये माइनस कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे कितने हैं यहाँ पे? टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल मेरे डेट्स हैं यहाँ पे ₹1 लाख, ठीक है, उसमें मैं 50,000 माइनस कर रही हूँ, तो वो मेरा कितना आ जाएगा? 50,000। ये मेरा डेट निकल गया। अब मैंने क्या निकालना है? इक्विटी निकालनी है। तो इक्विटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे शेयर कैपिटल चाहिए। तो शेयर कैपिटल मेरी कैसे निकलेगी? तो मेरे दो पार्ट्स होते हैं ना बैलेंस शीट के, एक तो होता है लायबिलिटी का, दूसरा होता है एसेट्स का। तो टोटल एसेट्स मेरे ये गिवन है, उसमें से अगर मैं ये वाले जो मेरा डेट निकला है ना, ये वाला जो मेरा डेट 50,000, तो इक्विटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? टोटल एसेट्स में से अपने टोटल डेट्स माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो वो निकल जाएगा मेरी इक्विटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। तो मेरे टोटल एसेट्स कितने हैं? वो है ₹1,25,000 माइनस टोटल डेट्स मेरी हैं 1 लाख। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचता है? 25,000। तो ये मेरी निकल गई इक्विटी, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर्स मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरी डेट निकला है 50,000 और जो मेरी इक्विटी है वो आई है 25,000। तो ये इसके साथ ये कट गया। तो अगर मैं 5 के करूँ तो 25/2 का, तो 25/2 का कितना हो जाएगा? 50। तो मेरी ये रेशो बन गई 2:1। ये जो मेरा नॉर्म था कि जो डेट इक्विटी रेशो है वो 2:1 तक रहनी चाहिए, तो ये मेरी यहाँ पे 2:1 आ गई। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है या फिर इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो मेरे को मेल ज़रूर करना। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।